Hello friends, I am Ranish Sharma. Welcome to eScience Zone, the study channel. Today we will discuss about atomic structure. एटॉमिक स्ट्रक्चर इस चैप्टर को सबसे पहले पढ़ने के लिए हमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन की डिस्कवरी को पढ़ना पड़ेगा। 1803 से 1808 में डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दी थी। एटॉमिक थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जो मैटर होते हैं, मैटर वो स्मॉल यूनिट के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। वो स्मॉल यूनिट होती है एटम, जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और इनको क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात 1803 टू 1808 के बीच में डाल्टन थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी के अंदर बताई गई थी। इससे पहले यह माना जाता था कि कोई भी मैटर एक स्मॉलेस्ट यूनिट से बना है और इस यूनिट को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक, उसके बाद में डाल्टन थ्योरी के बाद में फ्राइडे थ्योरी आई। फ्राइडे ने यह बात कंफर्म की कि जो एटम होते हैं उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स और न्यूट्रल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं बाय द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के बेसिस के ऊपर, इलेक्ट्रिक चार्ज के बेसिस के ऊपर ये कंफर्म किया कि एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं और बाद में यही चार्ज पार्टिकल्स प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस। कैथोड रेस, कैथोड रेस की डिस्कवरी 1859 में जूलियस प्लकर ने स्टार्ट किया। जूलियस प्लकर ने 1859 में कैथोड रेस की डिस्कवरी को स्टार्ट किया था। उनका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह था। उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब ली, वैक्यूम ट्यूब अराउंड 50 सेंटीमीटर। इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर दो इलेक्ट्रोड फीड थी, एक कैथोड एंड सेकंड एनोड, या फिर एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एंड एक पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड, और एक वैक्यूम पंप था जिससे उन्होंने प्रेशर को मेंटेन किया था। प्रेशर को मेंटेन किया था। इसकी कंडीशन क्या थी कि इस वैक्यूम ट्यूब के अंदर प्रेशर 10 की पावर -4 एटम के इक्वल था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल था, एंड इसके अंदर वोल्टेज 10,000 वोल्ट्स के इक्वल थे। तो इसमें क्या ऑब्जर्व किया गया कि कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स, कुछ इनविजिबल रेज कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है। कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही है कुछ इनविजिबल पार्टिकल्स, और इन पार्टिकल्स को नाम दिया गया न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन नाम देने के पीछे कुछ रीजंस थे। बाद में जूलियस प्लकर के बाद में विलियम ब्रूक्स ने एंड जे थॉमसन ने इसके ऊपर आगे फंक्शनिंग स्टार्ट की। विलियम ब्रूक्स ने अपनी एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूव किया कि जो इनविजिबल पार्टिकल्स हैं इनका
कुछ नेचर होता है, और वो नेचर कुछ ऐसे थे कि इनकी स्पीड 10⁹ to 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकंड थी, और ये काइनेटिक एनर्जी गेन करते थे, ये पार्टिकल्स या वेव्स। सेकंड चीज इसके अंदर थी कि इनका पार्टिकल नेचर होता है, पार्टिकल नेचर। इस बात को प्रूफ किया गया बीच में एक व्हील लगा के। जब ये कैथोड रेज यहां से इमिट हुई तो पार्टिकल नेचर होने की वजह से इसकी जो व्हील थी वो रोटेट हुई, ये यहाँ पे व्हील्स थी वो रोटेट हुई। तो इससे पता चला कि जो ये रेज निकली है इनका नेचर पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल नेचर की वजह से ये व्हील रोटेट हुई है। ठीक। थर्ड चीज उन्होंने बताई कि इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। इस बात को प्रूफ करने के लिए यहां पे जिंक सल्फाइड की एक कवरिंग की गई। जब ये कैथोड रेज जिंक के ऊपर टकराई तो ग्रीन कलर की लाइट इमिट हुई, जिससे पता लगाया गया कि कैथोड रेज के पास काइनेटिक एनर्जी थी, और उन्होंने उस काइनेटिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया स्ट्राइक करने के बाद। ठीक है। और इसके फोर्थ कैरेक्टर यह था कि जब कैथोड रेज को किसी हैवी मेटल के ऊपर या हैवी एलिमेंट के ऊपर बम्बार्डमेंट कराई जाती है तो उससे लोअर वेवलेंथ की एक रे रिलीज होती है जिसको बोलते हैं एक्सरे, जो कि फोटोग्राफिक डैमेज कॉज करती है। ठीक है। तो ये था सब कैथोड रेज के कैरेक्टर्स के बारे में। अब इसके अंदर जे थॉमसन का क्या कंट्रीब्यूशन था वो हम पढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं जे थॉमसन ने कैथोड रेज की डिस्कवरी में क्या कंट्रीब्यूशन किया। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज को कैलकुलेट किया, और वो था 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। और उन्होंने E/m रेशियो को कैलकुलेट किया था, जो था 1.75 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है। उनका E/m को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला कुछ इस तरह था, और उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में जब छोड़ा तो उसका जो पाथ था वो पैराबोला पाथ था। मतलब कि मान लीजिए कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव, एक के ऊपर चार्ज है नेगेटिव। मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन छोड़ा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, एंड उसके बाद में यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो नेगेटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज नेगेटिव है। तो जो नेगेटिव चार्ज है उस नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, एंड पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। इसका पाथ कुछ इस टाइप का होगा, कुछ इस टाइप का। तो इस टाइप के पाथ को बोलते हैं पैराबोला पाथ। ठीक है।
इसको फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू ई बाई एम वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये कंडीशन होती है पैराबोला, ये इक्वेशन होती है। एंड एक एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने और किया, उसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर छोड़ा। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब इस इलेक्ट्रॉन को रखा गया तो इसके अंदर इसका नेचर और इसका मोशन सर्कुलर था। सर्कुलर मोशन इस इलेक्ट्रॉन ने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर शो किया। थॉमसन का इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में एंड मैग्नेटिक फील्ड में रखना, ये दो टर्म को इंडिकेट करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने की प्रोसेस होती है, उसको बोलते हैं स्टार्क इफेक्ट। एंड इलेक्ट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड में रखने की प्रोसेस को बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट ये थॉमसन ने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर किए और इसका चार्ज एंड ई वर्सेस मास रेशियो कैलकुलेट किया। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने इसका मास भी कैलकुलेट किया कि एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है। तो जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो E/E/m, मतलब -1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाई 1.75 इंटू 10⁻⁸, जो कि इक्वल था 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम एक इलेक्ट्रॉन का मास होता है। तो हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ एनोड की। कैथोड की डिस्कवरी के बाद में, कैथोड की जब डिस्कवरी हुई उसके बाद में ये सोचा गया कि किसी भी एटम को या मॉलिक्यूल को स्टेबल होने के लिए इक्वली चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो जब कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था तो एटम में ऐसे पार्टिकल होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, जिससे जो एटम है वो स्टेबल रहे। तो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए गोल्डस्टीन ने एनोड की डिस्कवरी स्टार्ट की। एनोड की डिस्कवरी स्टार्ट की इन 1886 में। ठीक, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा कि इन इलेक्ट्रोड्स के बीच में पोटेंशियल अप्लाई करने से, पोटेंशियल डिफरेंस आने से जो कैथोड रेज है वो तो इमिट हो रही है, लेकिन कैथोड रेज के साथ साथ अनदर रे भी इमिट हो रही है। एक अनदर रे भी इमिट हो रही है जो इस कैथोड रेज के पोर में से पास हो रही है। ठीक है, और इन रेस को नाम दिया गया केनार रेस, क्योंकि ये कैथोड जो इलेक्ट्रोड्स थी उसके पोर में से पास हो रही थी, इसलिए इसको नाम दिया गया केनार रेस। और इसके कुछ कैरेक्टर्स को देखा गया। कैथोड रेस की तरह इसकी वेलोसिटी हाई थी, पार्टिकल नेचर था, पिन व्हील थी, उसको रोटेट किया। एंड जो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन थी उसके ऊपर
ग्रीन ग्लो दिया, ठीक। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रे से इसका जो नेचर था वो अपोजिट था, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम था, जबकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो चार्ज की जो यूनिट थी वो अपोजिट थी, यहाँ पे नेगेटिव एंड यहाँ पे पॉजिटिव। उसके बाद में जैसे थॉमसन ने 1901 में कैथोड रेस का एनोड रेस का ई वर्सेस मास रेशियो कैलकुलेट किया, जो कि इक्वल था 9.35 इंटू 10 की पावर 4 के कूलम पर ग्राम। 9.35 इंटू 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम एक प्रोटॉन का मास था, मतलब ई वर्सेस मास रेशियो 9.35 इंटू 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम। अब यहां से हम इसका मास कैलकुलेट कर सकते हैं, मास ऑफ प्रोटॉन। करते हैं कैलकुलेट, माइनस प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम डिवाइडेड बाय 9.35 इंटू 10 की पावर 4। तो यहाँ से आता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24। इसके अराउंड इसका मास आता है। अब अगर हम इस टर्म को 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 को कूलम से डिवाइड करें तो ये आता है 1.0067 के अराउंड। इतना मास AMU इन टर्म ऑफ AMU एटॉमिक मास यूनिट, ये एक प्रोटॉन का मास होता है। तो मतलब प्रोटॉन को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि एनी पार्टिकल which consists of plus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge and 1 AMU mass. This type of particles is known as proton.